चलो अब अपने लास्ट टॉपिक्स देख लेते हैं, इसके बाद हमारा चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। विजुअलाइजिंग द नेशन। एक सिंपल सा क्वेश्चन, अगर मैं तिरंगा दिखाऊं तो सबसे पहले किस देश का नाम याद आता है? इंडिया का आएगा बिल्कुल। और अगर भारत माता की फ़ोटो दिखे तो किसका नेम याद आता है? तब भी इंडिया का आएगा। यही होता है विजुअलाइजिंग द नेशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद लोगों को समझ आया कि सिर्फ लॉ बना देने से कंट्री यूनाइट नहीं होती है, लोगों को इमोशंस को भी जोड़ना पड़ेगा। इसलिए हर कंट्री ने एक इमेजिनरी वुमेन को अपना सिंबल बनाया। ध्यान देना, ये कोई रियल क्वीन या रियल लेडी नहीं थी, कोई रियल नहीं था, लेकिन सिर्फ एक काल्पनिक इमेजिनरी कैरेक्टर था जो उस देश के वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता था। जैसे फ्रांस मैरियन, जर्मनी जर्मेनिया, ब्रिटेन ब्रिटेनिया। आज हम लोगों या मैस्कोट्स देखकर कंपनी या कंट्री पहचान लेते हैं। उस टाइम टीवी नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, यूट्यूब नहीं था, इसलिए पेंटिंग्स, कॉइन्स, स्टैम्प्स और फ्लैग्स कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा सोर्स थे। चलो अब पढ़ते हैं मैरियन यानी फ्रांस। अब बात करते हैं फ्रांस के सिंबल मैरियन की। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस में किंग की पावर ख़त्म हो गई और रिपब्लिक बन गया। अब रिपब्लिक का मतलब क्या? सिंपल, कंट्री किसी एक किंग की नहीं होती, कंट्री की पावर लोगों के पास होती है। इसलिए फ्रांस ने मैरियन को अपना सिंबल बनाया। मैरियन 3 इंपॉर्टेंट चीज़ से रिप्रेजेंट करती थी। लिबर्टी मतलब हर इंसान को आज़ादी मिलनी चाहिए, इक्वालिटी सब लोग लॉ के सामने बराबर हो, चाहे रिच हो चाहे पुअर हो। रिपब्लिक पावर किंग के पास नहीं, लोगों के पास होनी चाहिए। मैरियन की पहचान भी इंटरेस्टिंग थी, उसके सर पर रेड कैप होती थी, इसे फ्रीजियन कैप कहते थे। ये फ्रीडम का सिंबल था। उसके हाथ में फ्रेंच फ्लैग होता था और सिंपल कपड़े पहने होते थे ताकि लोगों की, ये आम लोगों की रिप्रेजेंटेटिव है। एक इजी एग्जांपल, बैटमैन का लोगो देखते ही बैटमैन याद आ जाता है, वैसे ही मैरियन को देखते ही फ्रांस याद आ जाता था। अब चलते हैं जर्मनी की तरफ। जर्मनी का सिंबल था जर्मेनिया। जर्मेनिया जर्मनी के 3 सपनों को रिप्रेजेंट करती थी। यूनिटी, उस टाइम जर्मनी एक कंट्री नहीं थी, बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइडेड थी, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। सबको मिलाकर एक नेशन बनाना था। दूसरा स्ट्रेंथ, जर्मनी पावरफुल बनना चाहता था, स्ट्रॉन्ग नेशन बनाना चाहता था। तीसरा क्या था? फ्रीडम, फॉरेन रूल से आज़ादी और अपनी गवर्नमेंट। जर्मनी को देखकर लोग इंस्पायर होते थे। उसके सर पे क्राउन होता था, पावर का सिंबल, हाथ में स्वॉर्ड, प्रोटेक्शन और करेज का सिंबल। शील्ड पर एक ईगल बना होता था जो जर्मन एम्पायर और यूनिटी को दिखाता था। एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, जैसे आप एडिडास का लोगो देखकर एडिडास याद आ जाता है ना आपको, या इंडियन क्रिकेट की जर्सी देखते हो तो आपको इंडियन क्रिकेट टीम याद आ जाती है, वैसे ही जर्मनिया जर्मनी की पहचान थी। अब हम सिंबल्स का इम्पोर्टेंस देखते हैं। अब सवाल आता है, इतने सिंबल्स बनाए ही क्यों गए? सिंपल रीज़न था इसका भी। उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था, टीवी नहीं था, यूट्यूब नहीं था, इंटरनेट भी नहीं था, तो लोगों तक मैसेज कैसे पहुंचता था? पेंटिंग्स के थ्रू, कॉइन्स के थ्रू, पोस्टर्स, स्टैम्प्स और फ्लैग्स के थ्रू। ये सब देखकर लोगों में नेशनलिज्म का फीलिंग आती थी। एक आज का एग्जाम्पल देखते हैं, अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाए तो लोग क्या कहते हैं? सब तिरंगा लेकर रोड पर निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि तिरंगा सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, ये हमारी आइडेंटिटी है, हमारा प्राइड है और हमारी यूनिटी का सिंबल है। बिल्कुल इसी तरह यूरोप में भी सिंबल्स लोगों को इमोशनली करेक्ट करते थे, इसी वजह से नेशनलिज्म इतना स्ट्रांग हुआ। अब इस पूरे चैप्टर का लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है, नेशनलिज्म इन द बॉल्कन्स। सबसे पहले समझते हैं बॉल्कन्स था क्या। बॉल्कन्स यूरोप का एक एरिया था। जैसे इंडिया में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान अलग अलग स्टेट्स हैं, वैसे ही बॉल्कन्स में सर्बिया, ग्रीस, रोमानिया, बल्गेरिया, मोंटेनेग्रो और भी कंट्रीज थी। ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये कंट्रीज पहले ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में थी, मतलब ये अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकती थी, सब कुछ ऑटोमन एम्पायर ही डिसाइड करता था। अब एक बहुत ईजी एग्जांपल सुनो, मैं आपको एग्जांपल इसलिए देती हूँ ताकि आप पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से रियल लाइफ में समझ सको, आप अपने आप इसके आंसर्स लिख सको बनाकर, आपको कभी डिफ़िकल्टी ना हो, आपको रटना ना पड़े, इसलिए मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ। इसका एग्जांपल देखो, सोचो एक बहुत बड़ा स्कूल है, उस स्कूल में 10 क्लासेज हैं। एक दिन एक क्लास बोली
हमने अपना अलग स्कूल बनाना है। फिर दूसरी क्लास बोली हम भी अलग स्कूल चाहिए। फिर थर्ड फोर्थ ऐसे सब बोलने लग गए, धीरे धीरे हमें अपने अपने चाहिए क्लासेस वगैरह, ठीक है। हम इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। बिल्कुल बॉल्कन्स में भी ऐसा ही हुआ। हर कंट्री चाहती थी हमें अपना देश खुद चलाएं, हम किसी दूसरे एम्पायर के कंट्रोल में ना आए। इसी फीलिंग को कहते हैं नेशनलिज्म। अब क्या हुआ, अब प्रॉब्लम शुरू होती है। सब कंट्रीज फ्रीडम तो चाहती थी, लेकिन सिर्फ फ्रीडम ही नहीं चाहती थी, सब अपनी बाउंड्री भी बढ़ाना चाहती थी। ये असली प्रॉब्लम थी। सिंपल एग्जांपल इसका भी सोचो, दो भाई एक ही रूम में रहते हैं, एक बोलता है ये रूम मेरा है, दूसरा बोलता है ये रूम मेरा है। नहीं पहले मैंने बोला था, अब क्या होगा, फाइट होने लग जाती है। बिल्कुल बॉल्कन्स में भी ऐसा ही हुआ। सर्बिया बोलता है ये एरिया मेरा है, बल्गेरिया बोलता है नहीं मेरा है, ग्रीस बोलता है ये मेरा है। ऐसे ही रोज़ लड़ाई हुई, कॉन्फ्लिक्ट्स आए, वॉर्स हुई और पूरा एरिया अनस्टेबल हो गया, स्थिर हो गया, स्थिर। एक एग्जाम की ट्रिक बताती हूँ, फ्रीडम प्लस बाउंड्री डिस्प्यूट इज इक्वल्स टू फाइट। ये फॉर्मूला याद रखना। अब एक फेमस क्वेश्चन देखो, वाई कॉल्ड पाउडर केग ऑफ यूरोप। बाल्कन्स को पाउडर केग ऑफ यूरोप क्यों कहा गया? सबसे पहले ये देखते हैं पाउडर केग का मतलब समझो। इसका मतलब क्या होता है? पुराने टाइम में गन पाउडर एक ड्रम में रखा जाता था, उसमें अगर एक छोटी सी चिंगारी पड़ जाए तो पूरा जो ड्रम था ना वो फट जाता था। बिल्कुल बाल्कन्स में भी ऐसा ही हुआ। हर कंट्री लड़ रही थी, हर जगह टेंशन थी, कभी भी वॉर शुरू हो सकती थी, इसलिए बाल्कन्स को कहा गया पाउडर केग ऑफ यूरोप। प्रेशर कुकर का एग्जाम्पल सोचो, प्रेशर कुकर की विसल लगातार बज रही है, सब बोलते हैं गैस बंद करो वरना कुकर फट जाएगा। बिल्कुल बाल्कन्स भी यूरोप का प्रेशर कुकर बन गया था। और फाइनली 1914 में ऑस्ट्रिया के प्रिंस आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की सर्बिया की नेशनलिस्ट ने असैसिनेशन कर दी। बस ये एक चिंगारी थी और इसी के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914-1918 तक शुरू हो गया। इसलिए कहते हैं बॉल्कन्स की टेंशन ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू कर दिया और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इसने। चलो अब पूरा चैप्टर सिर्फ 2 मिनट में रिवाइज करते हैं। नेशनलिज्म का मतलब अपने देश से प्यार और उसके लिए प्राइड फील करना। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने यूरोप को लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का आइडिया दिया। ये आइडिया बुक्स, न्यूज़पेपर्स और रेवोल्यूशंस के थ्रू यूरोप में फैल गया। जर्मनी को बिस्मार्क ने यूनाइट किया। बॉल्कन्स के कंट्रीज ओटोमन एम्पायर से फ्रीडम चाहते थे, लेकिन सब अपनी बाउंड्रीज भी बढ़ाना चाहते थे। इसी वजह से फाइट्स और वॉर्स होने लगी। बॉल्कन्स को पाउडर केग ऑफ यूरोप कहा गया और इसी एरिया की टेंशन ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक है, अब फ्रांस फ्रीडम आइडिया स्प्रेड, जर्मनी यूनाइटेड, बॉल्कन्स वांटेड फ्रीडम, बाउंड्री फाइट, पाउडर केग और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। बस ये फ्लो याद रखोगे, पूरा चैप्टर याद रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज हमने नेशनलिज्म इन यूरोप का कंप्लीट चैप्टर बहुत इजी लैंग्वेज में समझा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनको भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन इजी हो जाए। और अगर आप ऐसे ही एक्सप्लेनेशंस चाहते हैं तो कायशा अकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। याद रखना, वन नेशन, वन आइडेंटिटी, वन ड्रीम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।